कंगाल पाकिस्तान के लिए खजाना खोलने जा रहा है विश्व बैंक। 20 अरब डॉलर लोन देने की तैयारी, 10 साल के लिए प्लान बना है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के सर्विस ने तो कमाल ही कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कंगाल पाकिस्तान के लिए विश्व बैंक अपना खजाना खोलने की तैयारी कर रहा है। विश्व बैंक पाकिस्तान के लिए 20 अरब अमेरिकी डॉलर के सांकेतिक ऋण पैकेज को मंजूरी देने की प्रक्रिया में है। मीडिया की एक रिपोर्ट में ये जानकारी देते हुए कहा गया कि ये अग्रणी 10 वर्षीय पहल है जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को राजनीतिक बदलावों से बचाएगी और 6 लक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने आधिकारिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तान देश भागीदारी ढांचा 2025-35 नामक इस कार्यक्रम का उद्देश्य सबसे उपेक्षित लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामाजिक संकेतकों में सुधार करना है। इस देश भागीदारी ढांचे को विश्व बैंक बोर्ड द्वारा 14 जनवरी को मंजूरी दी जानी है, जिसके बाद वैश्विक ऋणदाता के दक्षिण एशिया के उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर के भी इस्लामाबाद आने की उम्मीद है। रिपोर्ट में बताया गया कि 20 अरब डॉलर के अलावा विश्व बैंक की 2 सहायक संस्थाएं पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर का निजी ऋण दिलाने में सहायता करेंगी। इससे कुल वित्तीय पैकेज 40 अरब डॉलर का हो जाएगा। इसे आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक सेवाओं में सुधार के लिए आवंटित किया जाएगा। इस बीच पाकिस्तान के द न्यूज अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन योजनाएं शुरू कर दी है, जिसके उद्देश्यों में 5 साल के दौरान जीडीपी के विकास को दुगुना करना और गरीबी को आधा करना है। खैर, अब यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिल रही है, पर एक चीज तो तय है कि पाकिस्तान अपने पुराने रवैये से बाज नहीं आएगा। अब इतना सारा पैसा पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कश्मीर के लोगों को अपने बारे में फैसला करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान में रविवार 5 जनवरी को कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर शरीफ ने भारत को निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के पक्ष में रहेगा। इस्लामाबाद आगे भी कश्मीरियों का राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन करता रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि 5 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन है जब 1949 में यूएन में जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह की मांग का प्रस्ताव आया था। कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक मुख्य सिद्धांत है। शरीफ ने इस दौरान कहा कि कश्मीरी लोग 7 दशकों से अपने आत्मनिर्णय के अधिकार को नहीं पा सके हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कश्मीर मुद्दे पर ठोस कदम उठाते हुए भारत को घेरना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पर कई आरोप लगाए। शरीफ ने कहा कि भारत कश्मीर में लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। भारत को तुरंत राजनीतिक बंदियों की रिहाई करते हुए कश्मीरी लोगों के मौलिक अधिकारों को बहाल करना चाहिए। भारत जम्मू कश्मीर पर अपने कब्जे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से हुई है। शरीफ ने आगे कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद से की गई अवैध और एकतरफा कार्रवाइयों के लिए एक श्रृंखला के माध्यम से भारत की कोशिश और राजनीतिक संरचना बदलने की है। भारत का मकसद बहुसंख्यक कश्मीरी लोगों को उनकी मातृभूमि में ही एक अल्पसंख्यक समुदाय में बदलना है। विश्व को इस तरफ ध्यान देते हुए इसे रोकना चाहिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी इसी तरह का बयान दिया है। जरदारी ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान आत्मनिर्णय के अधिकार के संघर्ष में कश्मीरी लोगों को राजनीतिक, कूटनीतिक, नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा। भारत लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित कर रहा है और हम इस कदम की निंदा कर रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि भारत ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। अगर आपको लगता है कि निर्यात का मतलब जहाजों पर लदे सामान को भेजना है, तो इस धारणा को भूल जाइए। नवंबर में पहली बार कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सेवाओं के निर्यात का अनुमान 35 अरब डॉलर लगाया।
ये व्यापारिक निर्यात 32 अरब डॉलर से अधिक है। कुल निर्यात में सबसे बड़ा योगदान सॉफ्टवेयर सेवाओं का रहा, जिसका हिस्सा 47% रहा है। लेकिन वैश्विक क्षमता केंद्रों का योगदान लगातार बढ़ रहा है। ये भारत की आर्थिक संरचना को बदल रहा है। सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की बेताबी से कोशिश कर रही है। भारत की आर्थिक संरचना को बदल रहा है। सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की बेताबी से कोशिश कर रही है। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां 15% कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान करती है, जबकि अन्य के लिए ये 22% है। 14 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, टैरिफ प्रोटेक्शन, उत्पादन से जुड़ी नकद सब्सिडी और प्रोत्साहन के अन्य रूपों से पेशकश करती है। इसका उद्देश्य नई अमेरिकी चीन शीत युद्ध के बाद चीन से बाहर निकलने की इच्छुक वैश्विक कंपनियों के बड़े पैमाने पर प्रवेश को प्रेरित करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एप्पल ही एकमात्र ऐसी कंपनी रही। नीति आयोग CEO BVR सुब्रमण्यम का कहना है कि हम चीनी निवेश के बिना ग्लोबल वैल्यू चेन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जिस पर अब सख्ती से अंकुश लगाया गया है। सेवा निर्यात के लिए ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। साल 1991 में ये लगभग शून्य था। इसके बाद आए आर्थिक सुधारों में इसमें तेजी आई। इस सेवा निर्यात ने व्यापारिक निर्यात को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल का उम्मीद है कि निकट भविष्य में सेवा निर्यात प्रतिवर्ष 1 ट्रिलियन को छू लेगा। और NDA तर्क दिया गया कि GCC का उदय हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत नहीं आ रही है, लेकिन वे GCC की ओर से प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए झुंड में आ रही हैं। GCC के लिए कोई अलग बैलेंस शीट नहीं है जो MNC का हिस्सा है, लेकिन पुणे के कंसल्टेंट का अनुमान है कि 1500 से ज्यादा GCC 32 लाख भारतीयों को रोजगार देते हैं। इनमें ज्यादातर इंजीनियर और वैज्ञानिक है। इनसे 121 अरब डॉलर का रेवेन्यू आता है और 102 अरब डॉलर का निर्यात करते हैं। अन्य अनुमान बहुत कम है, फिर भी वे अब एक प्रमुख क्षेत्र का गठन करते हैं जो सार्वजनिक दृष्टि से छिपा हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में वस्तुओं का बड़ा बढ़ता हुआ व्यापार घाटा है, लेकिन सेवाएं वस्तुओं के घाटे को कम कर रही है और हमारी बचत कर रही है। भारत में STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ग्रेजुएट दुनिया में सबसे ज्यादा है। हर साल काफी संख्या में ऐसे ग्रेजुएट छात्र निकलते हैं। इनकी संख्या करीब 19 लाख सालाना है। ये संख्या हर साल बढ़ रही है। अमीर देश एक ऐसी दुनिया के लिए जरूरी सभी STEM ग्रेजुएट पैदा नहीं कर सकते हैं जो तेजी से तकनीक आधारित होती जा रही है। इसलिए वे सस्ते दामों पर इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए भारत आ रहे हैं और इसी का फायदा भारत को मिल रहा है। सर्विस सेक्टर में भारत ने काफी अच्छी छलांग लगाई है, जो भारत के लिए सबसे सही है। वैसे दुनिया अलग अलग चीजें भारत से खरीद रही है। भारत के निर्यात में नए प्रोडक्टों की धूम है। केले, घी, फर्नीचर, स्टेशनरी, सोलर पैनल जैसे सामानों का निर्यात तेजी से बढ़ा है। इंजीनियरिंग सामान, दवाइयाँ, रत्न, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी निर्यात के मुख्य आधार है, लेकिन नए प्रोडक्ट भारत के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। पहले के मुकाबले यही बड़ा फर्क है। सरकार का लक्ष्य अगले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.5 से बढ़ाकर 4.5% करना है। इसके लिए अमेरिका, मलेशिया, कनाडा, रूस, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान, इटली, बेल्जियम और ब्रिटेन जैसे देशों को टारगेट किया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।